हेलो विद्यार्थियों। कक्षा 10 क्षितिज पुस्तक में नागार्जुन की जो कविताएं सम्मिलित की गई हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। पहला 6 पार्ट था, लेकिन अब 30% सिलेबस होने कटने के बाद में ये 5th लेसन है नागार्जुन का। नागार्जुन के कवि परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलका गांव में सन 1911 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं जाकर वे बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका स्वर्गवास हो गया। इनके द्वारा रचित काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा आदि है। तो नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलका गांव में 1911 में हुआ। संस्कृत पाठशाला में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। बनारस कोलकाता पढ़ने के लिए गए। 1936 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। बौद्ध धर्म को अपना लिया। अनेक बार इन्होंने भारत की यात्रा की। 1998 में इनका स्वर्गवास हो गया था। नागार्जुन के द्वारा लिखी गई कविताओं में से 2 कविताएं कक्षा 10 में क्षितिज पुस्तक में सम्मिलित की गई हैं। पाठ परिचय नागार्जुन पाठ्यक्रम में नागार्जुन द्वारा रचित 2 कविताएं हैं। यह है दंतुरित मुस्कान और दूसरी है फसल कविता। यह दंतुरित मुस्कान का परिचय हम जानेंगे। यह दंतुरित मुस्कान कविता में एक छोटे बच्चे की मनोहारी यानी सुंदर मुस्कान देकर कवि के मन में जो सहज भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। यह दंतुरित मुस्कान कविता में एक बच्चे की सुंदर मुस्कान देकर के कवि के मन में कैसे भाव उमड़ते हैं उन्हीं को बिंबों के माध्यम से प्रकट करने की कोशिश की गई है। फसल शीर्षक कविता में कवि ने बतलाया है कि फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इन सब बातों पर इसमें प्रकाश डाला गया है। फसल कविता में बताया गया कि फसल शब्द को सुनते ही लहलाती हुई फसल हमारी आंखों के सामने आ जाती है, लेकिन फसल को पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, फसल क्या होती है, इन सब बातों पर प्रकाश डाला गया है। सप्रसंग व्याख्याएं हम इन दोनों कविताओं की पढ़ेंगे। पहली कविता है यह दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान जो कविता है ये नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है, जिसको हमारी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किया गया है। यह दंतुरित मुस्कान का पहला पद है, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली दूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। इनके द्वारा लिखी गई दंतुरित मुस्कान का पहला पद है, जिसके कठिन शब्दार्थ हैं। दंतुरित यानी बच्चों के नए नए दांत, मृतक यानी मरे हुए, धूली धूसर धूल से सने हुए, गात यानी शरीर या शरीरांग शरीर के अंग, जलजात यानी कमल के फूल, परस यानी स्पर्श, प्राण जीवन, पाषाण पत्थर, शेफालिका यानी फूलों वाला पौधा। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश नागार्जुन द्वारा रचित यह दंतुरित मुस्कान कविता से लिया गया है। कवि ने इसमें छोटे बच्चों की मनोहर यानी सुंदर मुस्कान देख मन के भावों को प्रकट किया है। इस पहले पद की व्याख्या हम पढ़ेंगे। व्याख्या है, कवि नन्हे से बच्चे को संबोधित करता हुआ कहता है कि तुम्हारे नन्हे नन्हे निकलते दांतों वाली मुस्कान इतनी मनमोहक है, सुंदर है, मन को मोहने वाली है कि यह
मरे हुए आदमी में भी जान डाल सकती है। कहने का आशय है कि यदि कोई निराश, उदास और बेजान व्यक्ति भी तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को देख ले तो वह भी एक बार प्रसन्नता से खिल उठे, उसके भी मन में इस दुनिया की ओर आकर्षण जाग उठे। कवि कहता है कि तुम्हारे इस धूल से सने हुए नन्हे तन यानी शरीर को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मानो कमल के फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल उठे हों। कहने का आशय है कि तुम्हारा सुंदर सुकोमल मुख कमल के समान प्रतीत होता है, जिसे देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसा लगता है कि तुम जैसे प्राणवान का स्पर्श पाकर ये चट्टानें पिघलकर जल बन गई होंगी। कहने का आशय यह है कि बच्चे की मधुर मुस्कान बच्चे की मधुर मुस्कान पाषाण हृदय मनुष्य को भी पिघलाकर अति कोमल हृदय वाला बना देती है। नन्हे से बच्चे के शरीर का स्पर्श पाकर बांस और बबूल वृक्ष भी शेफालिका के फूलों की तरह झरने लगते हैं। आशय है कि कवि का मन बांस और बबूल की भांति शुष्क, कठोर और जकरीला हो गया था। बच्चे की मधुर मुस्कान को देखकर उसका मन भी पिघलकर शेफालिका के फूलों की भांति सरस और सुंदर हो गया है। तो पहले पद में कवि नागार्जुन लिखते हैं कि बच्चे के नन्हे नन्हे दांतों की मुस्कान को देख करके मरे हुए अर्थात उदास, थके हुए व्यक्ति में भी जान डाल देते हैं। बच्चे के शरीर पर धूल चढ़ी हुई है, जिन्हें देख करके ऐसा लगता है कि तालाब में कमल खिल रहे हैं। बच्चे का स्पर्श पाकर के कठिन से कठिन हृदय होता है वो भी पिघल जाता है। लेखक ने अंत में 2 पंक्तियों में लिखा है कि बच्चे का स्पर्श पाकर के बांस और बबूल वृक्ष भी शेफालिका के फूलों की तरह झरने लगते हैं। अर्थात यदि किसी व्यक्ति का शुष्क, कठोर और जकरीला स्वभाव है तो वह भी बच्चे की मधुर मुस्कान को देख करके शेफालिका के फूलों की भांति पिघल जाता है, अर्थात सुंदर या सरस हो जाता है। इस पद का विशेष है बच्चों की मुस्कान का सजीव वर्णन हुआ है। बच्चे की मधुर मुस्कान पाषाण हृदय मनुष्य को भी पिघलाकर कोमल बना देती है। खड़ी बोली हिंदी तत्सम शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। भावार्थ सहज एवं सरल है। यह दंतुरित मुस्कान का हम दूसरा पद पढ़ेंगे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ने पहली बार। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। कठिन शब्दार्थ हैं। अनिमेष यानी बिना पलक झपकाए, परिचित यानी जाना पहचाना, माध्यम यानी सहारा, 2 को मिलाने वाला। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश कवि नागार्जुन द्वारा लिखित ये दंतुरित मुस्कान से लिया गया है। बच्चे के साथ अपने स्नेहशील बंधन को कवि व्यक्त कर रहे हैं। तो दूसरा पद जो हम यह दंतुरित मुस्कान कविता का पढ़ रहे हैं, इसकी व्याख्या हम यहां पर जानेंगे। व्याख्या है कवि शिशु को लक्ष्य कर कहता है कि तुम मेरी ओर एकटक होकर देख रहे हो, इससे ऐसा लगता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। कवि बच्चे से उसके पास खड़ा होकर पूछता है कि तुम मुझे इस तरह लगातार देखते हुए थक गए होंगे, इसलिए लो मैं तुम पर से अपनी नज़र स्यों हटा लेता हूँ। तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, इसलिए यदि मुझे पहचान भी नहीं पाए तो ये स्वाभाविक ही है। कवि पत्नी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हुआ कहता है कि यदि तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती तो आज मैं तुम्हारी दंतुरित एवं मनमोहक मुस्कान नहीं देख पाता। तुम्हारी माँ ने ही बताया कि ये दंतुरित मुस्कान वाला शिशु मेरी ही संतान है। यह दंतुरित मुस्कान कविता का दूसरा पद है, जिसमें कवि अपने बच्चे को लक्ष्य कर कहता है कि आप मुझे पहचान नहीं पाए क्योंकि पहली बार देख रहे हैं और एकटक होकर के देख रहे हैं, थक गए होंगे, इसलिए मैं अपनी आंखें फेर लेता हूँ, आपको नहीं देखता हूँ।
लेखक अपने बच्चे को लक्ष्य कर कहता है कि आपने मुझे पहली बार देखा है, पहचान नहीं पाए तो कोई नहीं। यदि तुम्हारी माँ आज माध्यम नहीं बनती तो मैं आज अपने ही बच्चे अर्थात आपकी ये दंतुरित मुस्कान नहीं देख पाता। क्योंकि कवि बहुत दिन बाद में अपने घर लौट कर के आया है, अपने बच्चे को देखता है और बच्चा अपने पिता को देखता है। विशेष है इस पद का, कवि ने माँ को महत्व दिया है कि वही बच्चे और पिता के मध्य स्नेह बंधन का माध्यम बनती है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। पाए नई पहचान में अनुप्रास अलंकार है। मुक्त छंद की कविता, इसमें किसी प्रकार के छंद का प्रयोग नहीं किया गया है। यह दंतुरित मुस्कान का तीसरा पद है। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुप्रक। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। ये तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छवि माँ। ये तीसरा पद है यह दंतुरित मुस्कान कविता का, जिसको हमने पढ़ा है। इसके कठिन शब्दार्थ और प्रसंग हम पढ़ेंगे। कठिन शब्दार्थ है धन्य सम्मान के योग्य, चीर प्रवासी लंबे समय तक बाहर रहने वाला, इतर यानी अन्य, संपर्क यानी संबंध, अतिथि मेहमान, मधुप्रक दूध दही शहद जल और मिश्री के मेल से बना हुआ, पंचामृत, कनखी मारे तिरछी निगाह से देखकर आंखें हटा लेना, आंखें चार होना, प्यार होना, छवि मान का अर्थ होता है बहुत सुंदर। तीसरे पद का प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश कवि नागार्जुन द्वारा लिखित ये दंतुरित मुस्कान कविता से लिया गया है। इसमें कवि माँ की महिमा को व्यक्त कर रहे हैं, महत्व को व्यक्त कर रहे हैं। तीसरे पद की व्याख्या है। कवि नन्हे शिशु को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम अपनी मोहक छवि के कारण धन्य हो, प्रशंसा की योग्य हो। तुम्हारी माँ भी तुम्हें जन्म देकर और तुम्हारी सुंदर रूप छवि निहारने के कारण धन्य है। दूसरी ओर एक मैं हूं जो लगातार लंबी यात्राओं पर रहने से तुम दोनों से पराया हो गया हूं, इसलिए मुझ जैसे अतिथि से तुम्हारा संपर्क नहीं रहा, अर्थात मैं तुम्हारे लिए अनजान ही रहा हूं। ये तो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें अपनी उंगलियों से तुम्हें मधुप्रक चटाती रही, अर्थात तुम्हें वात्सल्य भरा प्यार देती रही। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तिरछी नजर से मुझे देखकर अपना मुंह फेर लेते हो। इस समय भी तुम वही कर रहे हो। इसके बाद जब मेरी आंखें तुम्हारी आंखों से मिलती हैं, अर्थात तुम्हारा मेरा स्नेह प्रकट होता है, तब तुम मुस्कुरा पड़ते हो। इस स्थिति में तुम्हारे निकलते हुए दांतों वाली तुम्हारी मधुर मुस्कान मुझे बहुत सुंदर लगती है और मैं तुम्हारी उस मधुर मुस्कान पर मुग्ध हो जाता हूँ, प्रसन्न हो जाता हूँ। तीसरे पद में कवि शिशु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। तुम सुंदर छवि के कारण धन्य हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा पालन पोषण किया है, इसलिए वे भी धन्य हैं, धन्यवाद की पात्र है। लेकिन मैं लंबी यात्राओं पर रहता हूँ, बहुत दिनों बाद में आज घर लौटा हूँ तो एक छोटे से नन्हे से शिशु को देख रहा हूँ। लेखक फिर अपने बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा पालन पोषण किया, अपनी अंगुली से मधुप्रक चटाया है। तुम मुझे तिरछी नज़र से देख रहे हो। जब तुम्हारी और मेरी नज़र मिलती है, प्यार प्रकट होता है। तुम मुस्कुरा करके अपनी नज़र फेर लेते हो, तो मैं भी आपकी मुस्कान को देख करके बहुत ही अच्छा हूँ, अर्थात मैं आपकी मुस्कान पर मुग्ध हूँ। विशेष है बच्चे की मुस्कान के मध्य छिपी परिचय की भावना व्यक्त हुई है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार है और तत्सम शब्द का इनमें प्रयोग हुआ है। नागार्जुन की क्षितिज पुस्तक में दूसरी कविता सम्मिलित की गई है, फसल। फसल कविता का पहला पद हम पढ़ते हैं। फसल कविता का पहला पद है। एक के नहीं दो के नहीं,
एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। इस पहले पद में कठिन शब्दार्थ हैं कोटि यानी करोड़ों, स्पर्श यानी छुवन स्पर्श, गरिमा यानी गौरव, गुणधर्म यानी स्वभाव और प्रभाव। इस पद का प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश कवि नागार्जुन द्वारा लिखित कविता फसल से लिया गया है। इसमें कवि ने फसल के उत्पन्न होने में सबके सहयोग का वर्णन किया है। फसल कविता का जो पहला पद हमने पढ़ा है उसकी व्याख्या है, कवि यहाँ फसल उगाने की प्रक्रिया के संबंध में वर्णन करता हुआ कहता है कि ये जो खेतों में फसलें फल फूल रही है, इनमें एक नहीं दो नहीं बल्कि सैकड़ों नदियों का जल इन फसलों को सींच रहा है, जिसके कारण फसलें तैयार हो रही हैं। इन फसलों को तैयार करने में एक नहीं दो नहीं लाखों लाखों और करोड़ों करोड़ों लोगों के हाथों का स्पर्श मिला है, अर्थात न जाने कितने किसान मजदूरों ने इन्हें तैयार किया है। इन सब की मेहनत इन तैयार फसलों में झलकती है, दिखाई देती है। इसके साथ ही एक नहीं दो नहीं न जाने कितने खेतों की मिट्टी का गुण और स्वभाव इन फसलों में आ गया है, इनका विकास हुआ है। अतः मिट्टी, मानव का श्रम यानी परिश्रम, मेहनत तथा नदियों का जल, ये सभी मिलकर फसल उगाने में अपना अपना योगदान देती हैं। तो फसल कविता के पहले पद में कवि ने लिखा है कि जो फसलें हमें चारों ओर खेतों में लहलाती हुई दिखाई देती है, इनमें एक नहीं दो नहीं बल्कि सैकड़ों नदियों के जल का पानी है जो इनको सींचता है। साथ में उन्होंने बताया कि इन फसलों को तैयार करने में एक नहीं दो नहीं बल्कि लाखों लाखों करोड़ों करोड़ लोगों के हाथों का स्पर्श है, किसान और मजदूरों का हाथों का स्पर्श है जो इनको तैयार करते हैं। साथ में ही लेखक ने लिखा है कि एक नहीं दो नहीं बल्कि अनेक खेतों की मिट्टी का गुण और स्वभाव इन फसलों को तैयार कर रहा है, विकास कर रहा है, इनको आगे बढ़ा रहा है, अर्थात फसल को तैयार करता है। तो लेखक ने लिखा है कि इन फसलों को तैयार करने के लिए, फसल को तैयार करने के लिए अनेक मिट्टी, अनेक मनुष्य का परिश्रम और अनेक नदियों का जल मिलकर के इन फसलों को उगाने में अर्थात फसलों को पैदा करने में अपना योगदान देता है। विशेष है मनुष्य और प्रकृति के सहयोग से फसल का उत्पादन होता है, कवि का भाव व्यक्त किया गया है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है, भाषा सरल एवं सहज है और मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। फसल कविता का दूसरा पद है, फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कठिन शब्दार्थ हैं जादू प्रभाव, महिमा यानी महत्व या प्रभाव, संदली एक विशेष प्रकार की मिट्टी, रूपांतर बदला हुआ रूप, संकोच सिकुड़न सिमटना, थिरकन का अर्थ होता है नाचना या लहराना। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश कवि नागार्जुन की कविता फसल से लिया गया है। इसमें कवि ने नदी, सूर्य एवं मनुष्य के हाथों के संयोग से फसल होना बताया है। फसल कविता के दूसरे पद की व्याख्या है, कवि फसल को लेकर प्रश्न करते हुए उत्तर देता है कि ये फसलें और कुछ नहीं है कि उन नदियों के जल के प्रभाव का जादू है तथा मनुष्य के हाथों के स्पर्श अर्थात उसके श्रम का शुद्ध परिणाम है। ये फसलें कहीं भूरी मिट्टी से उपजती है तो कहीं काली मिट्टी से तो कहीं संदली मिट्टी से उपजती है। ये फसलें सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। कहने का अभिप्राय यह है कि सूरज की किरणों ने ही इन फसलों को अपनी उष्मा देकर इस तरह का रूपाकार प्रदान किया है। इसके साथ ही हवाओं की थिरकन सिमटकर इनमें समा गई है, अर्थात इन्हें बड़ा करने में हवा की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थात फसल प्राकृतिक तत्वों और मानव श्रम के संतुलित संयोग का प्रतिफल है। फसल कविता के दूसरे पद में कवि नागार्जुन ने
प्रश्न करते हुए स्वामी उत्तर देते हैं कि फसल क्या है। फसल कुछ नहीं है, ये तो नदियों के जल का प्रभाव है, किसान और मजदूरों के हाथों के स्पर्श का सुखद परिणाम है। अनेक मिट्टी का सहयोग जब फसल को मिलता है, अर्थात अनेक मिट्टी, कहीं पर काली, कहीं पर संदली, अर्थात कहीं पर भूरी मिट्टी फसल को तैयार करने में अपना सहयोग देती है। फसल क्या है, लेखक ने लिखा है कि सूरज की किरणें उष्मा देकर के इनको इस रूप में पैदा करती है। साथ में लेखक ने यह भी बताया है कि हवा की थिरकन सिमट करके फसल के रूप में तैयार होती है, अर्थात प्राकृतिक तत्व और मनुष्य का श्रम से फसलें तैयार होती हैं, उनके संयोग से फसल तैयार होती है। विशेष है फसल का होना प्राकृतिक तत्वों और मानव श्रम के संतुलित संयोग का प्रतिफल होता है। भाषा शैली सीधी व सहज है तथा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। मुक्तक छंद कोटि की रचना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं क्षितिज पुस्तक का नागार्जुन की 2 कविताएं जो सम्मिलित की गई हैं, उनके कठिन शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष हमने जाना है। यदि हम वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार देखते हैं तो अवश्य ही हम अच्छी तरह से कठिन शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष को समझ सकते हैं। हमारे से संबंधित या कॉन्टैक्ट में जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके पास वीडियोस को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अवश्य भेजें, उनको निःशुल्क कक्षाओं की जानकारी दें। साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि व्याख्या कैसी लगी। धन्यवाद।